नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम इन दोनों चुनावी राज्यों में नतीजे आने से पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप टीएमसी ने लगाया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन कल देर रात तक चलता रहा और इस समय वहां धारा 163 यानी पुरानी धारा 144 है, 144 लगा दी गई है। इधर ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी को लेकर भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बंगाल के डायमंड हार्बर को पाकिस्तान के लियारी जैसा बताया गया। लियारी आप जानते हैं, पाकिस्तान में ये वही लियारी जिसका जिक्र धुरंधर फिल्म में है। एक फिल्म से अपना प्रचार करवाकर बीजेपी का मन शायद नहीं भरा तो अब खबरों में भी धुरंधर का असर दिखाया जा रहा है। लेकिन टीएमसी ने इस पर बीजेपी को बुरी तरह घेरा है। टीएमसी ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर एक्स पर कि भाजपा की बंगाल और यहां की जनता के प्रति शत्रुता अब सारी हदें पार कर चुकी है। पहले तो उन्होंने हमें हमारी मातृभाषा बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी कहा, फिर मछली खाने पर हमें रोहिंग्या का ताना मारा और अब बीजेपी ने एक नई नीचता पर उतरते हुए खुलेआम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। उन्होंने डायमंड हार्बर को बंगाल का लियारी करार दिया है, जो एक बेहद अपमानजनक और शर्मनाक तुलना है और जिसे उनके गोदी मीडिया द्वारा बेशर्मी से बढ़ावा दिया जा रहा है। बंगाल का ये निरंतर अलगाव क्यों? क्या इसीलिए कि असीमित धन, बल और केंद्रीय बलों को लगाने के बावजूद भाजपा इस राज्य में पैर जमाने में भी बुरी तरह विफल रही है? क्या अब इससे उन्हें हमें पाकिस्तानी कहने का अधिकार मिल जाता है? जिस राज्य ने भारत की आज़ादी के लिए सबसे अधिक रक्तदान किया, उसके साथ दिल्ली के जमींदार घोर तिरस्कार, घृणा और नफरत का व्यवहार कर रहे हैं। यह बंगाल के प्रति गहरी नफरत और सांस्कृतिक आक्रमण है। बंगाल इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बात यहां टीएमसी कह रही है कि यह बंगाल के प्रति बिल्कुल अपमान है और इस अपमान को स्वीकार बंगाल नहीं करेगा। तो बंगाल में बीजेपी को टीएमसी ने घेर लिया है। दूसरी तरफ असम में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोशिशों में हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत दे दी है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो पवन खेड़ा के लिए तरह तरह की धमकियां भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत देते हुए आदेश में कहा है कि यह मामला राजनीति से प्रभावित लगता है। मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूइया शर्मा द्वारा खेड़ा के खिलाफ दायर मानहानि मामले में भी राजनीतिक रंग झलकता है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूकर की बेंच ने कहा कि यह मामला खेड़ा और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित है और इस दौरान हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं बनती। साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि हिरासत में पवन खेड़ा को लेकर पूछताछ नहीं बनती है। आज अदालत ने अपने फैसले में उन बयानों पर भी टिप्पणी की और इसके बाद कांग्रेस सांसद और बड़े वकील, आप जानते हैं, अभिषेक सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमंता बिस्वा शर्मा को कुछ सही सलाह भी दी, जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं बिगड़ गए। लेकिन आइए जरा सुनते हैं कि अभिषेक सिंघवी यहां कह क्या रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं, सुनिए। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल, आप हारे कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें
और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। तो यहां सिंघवी जिन बयानों को कोट नहीं कर पा रहे हैं, जिन बयानों को नहीं बोल पा रहे हैं, उनका जिक्र अदालत में किया गया है और इन्हें कोट किया गया है। जरा देखिए कब कब हिमंता विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए। जरा इसको आपके सामने लेकर आते हैं हम। 7 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि ये चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, ये चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, लेकिन मैं आगे ऐसी कार्रवाई करूंगा जिसका खुलासा बाद में करूंगा, जिससे पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएंगे, कुछ दिन इंतजार करें। उसी दिन उन्होंने कहा कि यह पवन खेड़ा कौन है, अगर वो नर्क में भी छिप जाए तो मैं उसे बाहर निकाल लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब भाग गया है, वो कल सुबह 6 बजे ही गुवाहाटी से भाग गया। जब पुलिस दिल्ली पहुंची तब तक वो हैदराबाद जा चुका था। इसके बाद आइए 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2026 को हिमंता शर्मा ने कहा कि पहले मैं खेड़ा के पीछे पड़ूंगा और उसे, अब मुझे बोलना पड़ रहा है, कह रहे हैं और माफी के साथ, आप लोगों से माफी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और यहां लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। पहले मैं खेड़ा के पीछे पड़ूंगा और उसे पेलूंगा, फिर जांच में जो भी नाम आएंगे उन्हें भी सजा दूंगा। यह 8 तारीख को। इसके बाद 11 अप्रैल हिमंता विश्व शर्मा आसीन है मुख्यमंत्री के पद पे। 11 अप्रैल 2026 को, अगर आचार संहिता लागू ना होती तो पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद नहीं जा पाते, मैं उन्हें बीच रास्ते में ही विमान से उतरवा लेता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो पवन खेड़ा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन असम की जेल में बिताएंगे। इसके बाद आइए 15 अप्रैल 2026। उस दिन हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं, अगर 4 मई को हमारी सरकार बनती है तो 5 मई को पुलिस कमिश्नर मेरे निशाने पर होंगे। तो इन बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते समय इन बयानों का बचाव नहीं किया, कहीं नहीं किया, और उनकी सत्यता पर भी विवाद नहीं किया गया। लेकिन अब सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शालीनता यानी डिसेंसी की बात कही तो हिमंता विश्व शर्मा ने पोस्ट में जवाब दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है ये भी देख लेते हैं जरा। हिमंता विश्व शर्मा रुक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे किसी से भी लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या शिष्टाचार पर कोई शिक्षा नहीं चाहिए, खासकर अभिषेक सिंघवी से। शिष्टाचार और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से लाए गए दस्तावेजों से उसकी छवि खराब की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें जल्द ही इस पर ध्यान देंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला की छवि खराब करने के इस घिनौने कृत्य के लिए दोषी को सजा मिलेगी। साथ ही डॉक्टर सिंघवी ऐसे मंच पर बोलना आसान है, यहां कह रहे हैं डॉक्टर सिंघवी के लिए कि डॉक्टर सिंघवी ऐसे मंच पर बोलना आसान है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं। इसे बहस नहीं कहते हैं, ये तो बस निष्पक्ष आदान प्रदान से बचना है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। यानी हिमंता विश्व शर्मा मानकर चल रहे हैं कि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी। हालांकि 4 मई को नतीजे क्या आएंगे और क्या उस हिसाब से असम सीएम का बयान बदलता है या नहीं, यह देखना होगा। इधर नतीजों के इंतजार में बंगाल में भी सियासत गर्म है। शुरुआत में बंगाल का जिक्र किया था, अब फिर से आपको बंगाल ले चलते हैं। कल रात, ये तस्वीरें आप सब देख लीजिए, कल रात जिस तरह ईवीएम छेड़छाड़ का मामला उठा, उसके बाद चुनाव आयोग और ममता बनर्जी फिर आमने सामने हैं। एक तरफ भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सनसनीखेज दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर भवानीपुर का स्ट्रांग रूम परिसर युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ये तमाम आप देख रहे हैं।
कल भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गईं और इस दौरान वहां टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफी तनावपूर्ण स्थिति थी वहां पे। करीब 4 घंटे तक धरना चलता रहा। बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी की वहां मौजूदगी पर आपत्ति जताई। इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। ममता बनर्जी करीब रात को 12:07 पर बाहर निकली और दृढ़ स्वर में बोली कि लोगों के वोट की रक्षा होनी चाहिए। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के लिए सीसीटीवी लगाने और मतगणना क्षेत्र में पारदर्शिता की मांग की है। यहां पर यह साफ साफ। वहीं नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया। कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि उनके प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि सीसीटीवी में लोग काम करते दिख रहे हैं। शशि पांजा ने कहा, हमें सब कुछ दिखाया क्यों नहीं जा रहा। शशि पांजा का यह बयान है कि हमें सब कुछ दिखाया क्यों नहीं जा रहा। हालांकि इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि सभी ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है। चुनाव आयोग तो खैर हर चुनाव से पहले निष्पक्षता का दावा करता है, फिर वोटिंग के दौरान भी उसका दावा रहता है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और उसके बाद नतीजे के दिन तक उसका यही दावा चलता रहता है। लेकिन बीते कुछ समय से चुनाव आयोग के दावों पर विपक्ष यकीन नहीं कर रहा। ऐसा संदेह क्यों बना हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को ही आत्ममंथन करना चाहिए, जबकि बहुत सारे यहां पर प्रूफ राहुल गांधी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए दे चुके हैं। क्योंकि कोई भी जीते या हारे, उसकी साख किसी भी हाल में चुनाव आयोग की साख किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चुनाव आयोग ने तो टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन क्या इससे बंगाल में टीएमसी शांति से बैठ पाएगी या बीजेपी अभी से जीत के दावे करके जश्न मनाने की तैयारी नहीं करेगी? क्या होने वाला है 4 मई को, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति आ गई है। प्रेस विज्ञप्ति में एक ऐलान किया गया है। ऐलान यह है कि कल यानी 2 मई को 15 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। ये 2 मई कल है, 15 बूथों पर वोटिंग होगी। दक्षिण परगना जिले के मगराहाट में और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर भी भारी शिकायतों के मद्देनजर दोबारा वोट डाले जाएंगे। ये विज्ञप्ति है, कह रही है ये विज्ञप्ति चुनाव आयोग की, जो आपके सामने है। 15 बूथ कहा जा रहा है कि डायमंड हार्बर एरिया में और खासकर फाल्ता का जो एरिया है जहां से जहांगीर खान आते हैं, उस एरिया की भी जांच हो रही है और उसके लिए भी शायद पुनर्मतदान के, फिर से चुनाव करवाने के, वोटिंग करवाने के वहां पर आदेश हो जाएं। ये सब कुछ वहां हो रहा है। लेकिन इसके आगे क्या है? किसने की ईवीएम के साथ छेड़छाड़?